अब नियम बताइए, व्यवस्था का नियम बताइए। आप क्यों खड़े हो गए? अब बैठिए, नियम बताइए, नियम बताइए, नियम बताइए कौन सा नियम, कौन सा नियम? नहीं है कोई तो व्यवस्था, कोई नियम बताइए, किस नियम के तहत व्यवस्था? अभी तो मैं कहा है। हाँ, आप बताइए। कृपया बैठ, कृपया बैठ जाइए। अभी तो मैंने कृपया बैठ, कृपया बैठ। वहाँ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तो इसको विवादित ढांचा कहा जाए या इसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर कहा जाए, नहीं तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और बार बार निगरान आयोग ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसलिए कृपा करके यदि मुलायम सिंह जी बैठ जाएं और मुझे कहने दें। मैं अभी केवल इतना कह रही थी कि इन बातों की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। 16 दिसंबर 1992 को इस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। क्या 14 दिसंबर? मैं जो बात कह रही हूँ उसको पूरे वाक्य को सुनो। आप लोग टिप्पणी ना। 16 दिसंबर 1992 को आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी अधिसूचना जारी की गई और अधिसूचना में 5 काम उन्हें सौंपे गए जो बहुत साथियों ने बताया, मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन 3 महीने का समय इस आयोग को दिया गया। ये अधिसूचना की प्रति मेरे पास है। The Commission shall submit its report to the central government as soon as possible, but not later than 3 months. कानूनी भाषा में इसे मैंडेटरी कहते हैं। यहाँ चिदम्बरम जी बैठे हैं। भाषा यदि हो सकती थी, the Commission will submit its report within 3 months. अगर ये कहा जाता कि 3 महीने के भीतर दी जाए, तो समयावधि बढ़ाने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन अगर भाषा ये बन जाए नॉट लेटर देन 3 मंथ्स, यानी किसी भी कीमत में 3 महीने से ज्यादा देर न की जाए और इसकी रिपोर्ट दे दी जाए, ये मैंडेटरी होता है। लेकिन 3 महीने की जगह 17 वर्ष लगे, 48 बार समयावधि बढ़ाई गई। एनडीए ने जो बढ़ाया वो एनडीए की मजबूरी थी, क्योंकि एनडीए अगर इसको खत्म करता, अगर एनडीए इस आयोग को खत्म करता, सुषमा जी, तो हम पर ये आरोप लगता। सुषमा जी, आप इधर दीजिए, बोलिए और प्रतिक्रिया मत करिए। मैं केवल एक आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि मेरा समय निर्धारित 34 मिनट है, लेकिन अगर इस तरह से बेवजह कोई बात में ऐसी नहीं करूँ, अगर बेवजह इस तरह की रोका टोकी होगी, आप कम से कम आप जोड़ती जाएगी। टिप्पणी इतना संरक्षण आपसे चाहूंगी। समय बढ़ाने की बात नहीं करती, मगर कम से कम वो समय जोड़ती जाइए जो मुलायम सिंह जी, ओवैसी जी बेवजह खड़े होकर के ले। अभी मैंने कहा क्या है? ठीक है, मैं कह रही हूँ कि 3 महीने से ज्यादा इसकी अवधि न बढ़ाई जाएगी, अधिसूचना में लिखा था। लेकिन 17 सिंह जी, अब आप लोग ठीक है, टिप्पणी ना करें कृपया। 48 बार समयावधि बढ़ाई गई, 8 करोड़ खर्च हुए, और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम वहीं खड़े हैं इस रिपोर्ट के बाद जहां 6 दिसंबर 1992 को खड़े थे। ये तो सबको मालूम है, ढांचा गिरा था। लेकिन हम पहले दिन से कह रहे थे कि इसके लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया, इसके लिए कोई पूर्व योजना नहीं बनी। अगर सत्य इसके विपरीत था तो आयोग से ये अपेक्षा थी कि वो उस सत्य को उद्घाटित करे, और आयोग से ये अपेक्षा थी कि वो सबूतों के साथ सच्चाई जनता के सामने पेश करे। अध्यक्ष जी, ये काम करने के लिए आयोग को 3 तरफ से मदद मिल सकती थी। एक तो सीबीआई की टीम जो जांच कर रही थी, तथ्य जुटा रही थी। एक वो खुफिया एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां राज्य और केंद्र सरकार की, जिनके पास खुफिया सूचनाएं होती हैं। और तीसरा वो मुस्लिम संगठन जो इसे कॉन्स्पिरेसी बता रहे थे और कह रहे थे कि साजिश के तहत गिराया गया। उन तीनों के बारे में निगरान आयोग की जो रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सीबीआई के बारे में निगरान क्या कहते हैं? A sincere endeavor has been made to lay the bare facts before the people. The team consisting of officers drawn from the CBI made an effort to find out the facts and collecting evidence in support of the facts, but they have not come to any conclusion relating to them.
ये सीबीआई के बारे में लिब्रान की टिप्पणी है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की तथ्य जुटाने की, लेकिन कॉन्स्पिरेसी का कोई भी तथ्य वो जुटा नहीं पाए। ये सीबीआई के बारे में बनता। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में given the scope of the inquiry, the commission was heavily dependent upon the cooperation of the state government, the central government and private individuals. The state and central intelligence agencies were both over-optimistic in their assessments and guilty of gross failure. Or in the alternative, they withheld crucial records and analysis from the commission. अब वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने withhold किया, उनके पास कुछ था ही नहीं तो वो देते क्या? तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में लिब्रान कमीशन का ये कहना। अब मैं मुस्लिम संगठनों की बात करती हूँ। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से यूसुफ मुछेला एक एडवोकेट थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जो लिब्रान कमीशन को असिस्ट कर रहे थे। यूसुफ मुछेला, रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, had cross-examined some key witnesses like L.K. Advani. In fact, no evidence was led or information provided to the commission with respect to the conspiracy or pre-planning or the joint common enterprise by any of these councils. मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ देश के गृह मंत्री वो हैं जो एक वरिष्ठ एडवोकेट भी है। आप तो कम से कम एविडेंस को अप्रिशिएट कर पाएंगे चिदम्बरम जी। आप मुझे ये बताइए कि वो तीनों चीजें जो ये तथ्य जुटा सकती थी, जो साक्ष्य ला सकती थी, जो सबूत पेश कर सकती थी, लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट कहती है ना सीबीआई तथ्य जुटा पाई, ना इंटेलिजेंस एजेंसियां मदद कर पाई और ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हमारे सामने कोई सबूत पेश कर पाए कि ये कोई योजना थी, ये कोई षड्यंत्र था, ये कोई साजिश थी। लेकिन इन तीनों के बावजूद लिब्रान रिपोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, वो निष्कर्ष पढ़ के सुनाती है। The utilization of such huge monies is a categorical pointer to the planning and pre-planning carried out for the entire process of the movement, commencing with mobilization onwards right up till the very demolition itself. ये कैसा appreciation of evidence है? कोई तथ्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन चूंकि पैसा, वो भी वो कह रहे हैं कि पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ, ये अपने आप में पॉइंटर है कि प्री प्लानिंग थी, कॉन्स्पिरेसी थी और केवल मूवमेंट की नहीं, डिमोलिशन तक। जिस समय ये रिपोर्ट आई थी तो मैंने प्राथमिक टिप्पणी की थी that findings of this report are perverse, ill-founded and against the evidence placed before the commission. यानी इस रिपोर्ट के निष्कर्ष विकृत हैं, इस रिपोर्ट के निष्कर्ष निराधार हैं और इस रिपोर्ट के निष्कर्ष उपलब्ध सबूतों के विपरीत हैं। ये पहला तर्क मैंने रखा है उस बात को पुष्ट करने के लिए जो मेरी प्राथमिक टिप्पणी थी। तब तक मैंने केवल सरसरी पढ़ी थी रिपोर्ट, तब तक मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे मैं पन्ना दर पन्ना पढ़ती गई हूँ मेरी ये धारणा पुष्ट होती गई है। दूसरी बात अब आपके सामने रखना चाहती हूँ अपने उसी तर्क को पुष्ट करने के लिए। अध्यक्ष जी, इस पूरी रिपोर्ट में उस समय की केंद्र सरकार पर बहुत पलट टिप्पणियां की गई हैं, बहुत पलट टिप्पणियां, पहले भी और बाद में भी। मैं एक आपको टिप्पणी इसमें पढ़ के सुनाती हूँ। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज क्रिपल्ड, ये उस सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है इस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। The central government was crippled by the failure of the intelligence agencies to provide an analysis of the situation. It stayed its hand, deferring to the Honorable Supreme Court, which had taken up the matter and was dealing with it by giving appropriate directions. यहाँ जस्टिस लिब्रान कह रहे हैं कि उस समय की केंद्र सरकार अपाहिज हो गई थी। वो सारे मसले को सुप्रीम कोर्ट को सौंपकर हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ये एक टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी जो मैं पढ़ना चाहती थी वो पिनाकी मिश्रा जी ने पढ़ दी है, इसलिए मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोई सहयोग ही नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ, आप जिस केंद्र सरकार को अपाहिज बता रहे हैं, असहयोगी बता रहे हैं, उस केंद्र सरकार के मुखिया कौन थे? स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव। कमीशन ने उनको तलब किया था, कमीशन के काउंसिल ने उनसे सवाल जवाब किए थे, पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ गवाहियां आई थी,
और एक गवाह इस सदन में मौजूद बैठे हैं, श्री मुलायम सिंह यादव, एफिडेविट दिया था जिसमें गवाही दी थी, लेकिन पूरी के पूरी रिपोर्ट में एक शब्द भी प्रतिकूल टिप्पणी का नरसिम्हा राव के खिलाफ नहीं है। एक शब्द, एक जगह नाम आता है उनका, वो भी धन्यवाद देने के लिए कि मैं धन्यवाद देता हूं कि श्री नरसिम्हा राव मेरे सामने पेश हुए, बाकी एक भी टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं। मगर इसके विपरीत श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें कभी कमीशन ने तलब नहीं किया, तलब करने की जरूरत नहीं समझी, जिनसे किसी ने सवाल जवाब नहीं किए, जिनके खिलाफ एक भी गवाही, नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस वाज प्लेस्ड बिफोर द कमीशन, उनके खिलाफ 22 जगह उनका नाम लिया, उनका नाम अपराधियों की सूची में डाला, दोज वर culpable, और अपराध भी क्या मड़ा उनके माथे? सांप्रदायिक सौहार्द, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। कल राजनाथ जी ने 8B के नोटिस की बात की थी, तो जब सलमान खुर्शीद साहब बोल रहे थे तो वो कह रहे थे अब 8B के पीछे छिपने की बात क्यों कर रहे हो? क्यों भाई, ये अच्छा है जब आपको सूट करे तो आप कानून और विधान की बात ले आओ, और जब हम कानून और विधान की बात कहें तो आप कहें कि आप 8B के नोटिस के पीछे छिप क्यों रहे हैं? मैं केवल कानून की धारा की बात नहीं कर रही सलमान खुर्शीद साहब, मैं देश के लॉ ऑफ द लैंड की बात कर रही हूँ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रही हूँ। सेक्शन 8B तो स्पष्ट है ही कि आप जरूर दर जरूर अगर किसी के खिलाफ टिप्पणी करना चाहते हैं तो 8B का नोटिस दीजिए, लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है। भागलपुर कमीशन के दंगों में जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो आदरणीय अडवाणी जी का नाम बिना उनको 8B का नोटिस दिए दे दिया गया। अडवाणी जी उस नाम को शामिल करने के खिलाफ हाईकोर्ट में गए, उन्होंने एक याचिका दायर की, उन्हें वहां से राहत मिली, उनकी याचिका मंजूर हो गई, लेकिन स्टेट ऑफ बिहार उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़कर सुनाना चाहती हूं। इट इज thus incumbent upon the commission, चिदम्बरम साहब जरा ध्यान से सुनेंगे, आप बहुत अच्छे से जजमेंट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। It is thus incumbent upon the commission to give an opportunity to a person before any comment is made or opinion is expressed which is likely to prejudicially affect that person. Needless to emphasize that failure to comply with the principles of natural justice renders the action non-honest as well as the consequences thereof. और मैं यहाँ एक बात और बता दूं अध्यक्ष जी, कि 8B का नोटिस नहीं दिया गया, केवल इतना ही नहीं है, 8B का नोटिस देने की दरख्वास्त एक व्यक्ति ने कमीशन को दी थी, असलम भूरे नाम है उसका। उसने कहा था लिबरान कमीशन से कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी तलब करिए। ओपी शर्मा वकील के तौर पर पेश हुए थे, जस्टिस लिबरान ने वो एप्लीकेशन सुनी थी और 18 पेज का एक ऑर्डर, 18 पेज का एक ऑर्डर उन्होंने सुनाया था, जिसमें लिखा था उन्होंने, ये वो ऑर्डर पढ़ के सुनाते, आई एम सेटिस्फाइड that no useful purpose would be served in summoning the Prime Minister at this stage of inquiry as advised by the Council for the Commission. कमीशन के काउंसिल ने कहा था उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत ही नहीं है। तो सलमान खुर्शीद साहब मैं कहना चाहती हूँ, ये नहीं कि 8B का नोटिस दिया नहीं गया, 8B के नोटिस की एप्लीकेशन खारिज करी जस्टिस लिबरान ने, और उन्होंने कहा कि उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप हमें कहते हैं कि आप 8B के नोटिस के पीछे छिप क्यों रहे हैं। और ये विकृति केवल वहीं तक नहीं रही अध्यक्ष जी, ये विकृति बाद में रिपोर्ट के आने के बाद भी जारी रही। 24 तारीख को ये रिपोर्ट सदन में पेश हुई, 24 तारीख को ही टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने जस्टिस लिबरान से बात की और उन्होंने उनसे पूछा कि अटल जी को बिना सम्मन किए आपने उनके खिलाफ टिप्पणी कैसे कर दी। तो सुनिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ जस्टिस लिबरान ने क्या कहा। Asked how he could have indicted Vajpayee, who was never summoned to appear before the commission in breach of section 8B of the Commission of Inquiry Act 1952, Justice Libran told Times of India from Chandigarh that he never indicted the former PM. On quote, please read the report in its context.
and show me a single reference to Vajpayee which can be construed as an indictment. Justice Libran said, pleading that no irresponsible reference be manufactured from his report. No irresponsible reference should be manufactured from his report. ये उनका दिया गया इंटरव्यू है 25 तारीख, 25 को छपा, 24 को ही शाम को दिया। लेकिन 4 दिन के बाद जस्टिस लिब्रान बदलते हैं और हिंदू को एक इंटरव्यू देते हैं। और क्या कहते हैं उस इंटरव्यू में? Speaking to this correspondent from his Chandigarh home, Justice Libran said, the commission issued notice to the BJP and many of its leaders were examined as witness. He said, on quote, nobody can dispute that Mr. Vajpayee is a tall leader in that party, which is a legal entity. Just like a managing director is responsible for the misdeeds of a company, a leader is equally responsible for the misdeeds of a party. मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, ये 25 तारीख की ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सहमत हूँ मुलायम सिंह जी से और पिनाकी मिश्रा से कि जस्टिस लिब्रान ने ये रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी। ये अपने आप में खोज का विषय है अध्यक्ष जी कि ये रिपोर्ट किसने लिखी है और ये रिपोर्ट किसने निकाली है। 25 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में जस्टिस लिब्रान कहते हैं मेरी पूरी रिपोर्ट में कहीं अटल जी का नाम तो दिखाओ। वो कहते हैं रीड द रिपोर्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने पढ़ी ही नहीं, लेकिन उसके बाद उन्हें लोगों ने जाकर दिखाया, कह रहे साहब आप पढ़ के तो देखो, इसमें तो 22 जगह अटल जी का नाम है और उनकी सूची अपराधियों में है। तो उन्होंने ये तर्क गढ़ा कि मैंने तो बीजेपी को नोटिस दे दिया था, जरूरत क्या थी? एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल। मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, अगर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो कंपनी जो उस समय शासन कर रही थी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी कैसे हो सकते हैं? उनके मैनेजिंग डायरेक्टर पाक और साफ घोषित कर दिए जाए, उन्हें सारी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया जाए। और ये एक संयोग है, ये एक संयोग है अध्यक्ष जी कि उस समय की उस कंपनी के एक डायरेक्टर आज इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठे। सरदार मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता, वित्त मंत्री थे वो उस सरकार के, वो डायरेक्टर भी थे उस समय और आज वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदार हैं तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी नहीं हो सकते। राव साहब को खुली छुट्टी, नरसिम्हा राव को क्लीन चिट और अटल बिहारी वाजपेयी अपराधी, ये विकृत नहीं है तो और क्या है? मैंने कहा था कि मैं पुष्ट करूंगी अपने इस आरोप को कि ये विकृत भी है, सबूतों के खिलाफ भी है और ये निराधार भी है। ये 2 तर्क मैंने दिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। मैं तीसरी बात कहना चाहती हूँ, 5 काम सौंपे थे लिब्रान कमीशन को, 3 तो किए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे बोले, सर्कमस्टांसेस पे बोले, मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों की भूमिका पर बोले। अब कोई भी रिपोर्ट दी, सही दी, गलत दी, सच दी, झूठ दी, सत्य दी, असत्य दी, मगर दी। और ये काम उन्हें किसने सौंपा था? सेकुलरिज्म के ऊपर 26 पेज का एक निबंध लिख डाला, आरएसएस बीजेपी के संबंधों पर एक पूरा थीसिस जड़ दिया, मुस्लिम संगठनों की आलोचना में एक पूरा लेख लिख डाला। मैं कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, ये एक न्यायाधीश द्वारा दी गई न्यायिक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक अवसरवादी व्यक्ति द्वारा दी गई राजनीतिक रिपोर्ट। मैं तो पूछना चाहती हूँ चिदम्बरम जी से, कौन सी ख्वाहिश पूरी की है आपने जज साहब की? विशलिस्ट बहुत लंबी थी, बहुत लंबी विशलिस्ट थी, मुझे जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से लेकर राज्यपाल से होती हुई वो विशलिस्ट राजदूत तक पहुंचती थी। लेकिन अब तो उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस के चैप्टर में ही अपने लिए 3 नौकरियां खोज दी। किस पर सहमति हुई है जरा बता दीजिए। आज नहीं बताएंगे तो महीनों बाद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूं ये रिपोर्ट पूरी तोल पजोक के समय नियत होने के बाद दी गई, जब सारी अनिश्चितताएं समाप्त हो गई, जब नई सरकार आ गई और लग गया पता कि हाँ अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची, तब ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में से निकली है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं 17 साल कितने होते हैं? एक किताब मेरे हाथ लगी थी जिसका शीर्षक था 6000 डेज।
बहुत आकर्षक सा शीर्षक लगा, मैंने उठाकर देखी। अमिया राव की लिखी हुई किताब है। अमिया राव को जानते हैं अडवाणी जी, स्टर्लिंग पब्लिकेशन की, 6000 डेज। मैंने पलट कर देखा कि देखूं तो किसके बारे में लिखा है, 6000 दिन। अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू के कार्यकाल की वो किताब है। इस देश में 6000 दिन राज किया उन्होंने। वो 17 साल बनते हैं। 47 में बने और 64 में देहांत हुआ। 52 का चुनाव जीते, 57 का चुनाव जीते, 62 का चुनाव जीते, तब जाकर 17 साल पूरे हुए। लेकिन जब मैं इस दिनों का हिसाब लगा रही थी कि 16 दिसंबर 1992 को अधिसूचना जारी हुई और 30 जून 2009 को ये रिपोर्ट पेश की गई, तो जानती हैं कितने दिन बनते हैं? 6036। यानी एक प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल निकल गया। और वो कार्यकाल जिन्होंने सबसे ज्यादा देर इस देश में राज किया, एक प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल निकल गया और ये रिपोर्ट उसके भी 36 दिन बाद आई है। 6036 दिन के बाद ये रिपोर्ट आई है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ आपसे, ये रिपोर्ट कैसे कैसे निष्कर्ष लेकर आई है। इसीलिए 17 साल के बाद जो टिप्पणियां छपी अखबार में, 17 years, 48 extensions, 8 crore rupees and a dead report। दूसरी टिप्पणी छपी 17 वर्ष और 1700 पेज की रद्दी। तीसरी टिप्पणी छपी खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। कैसे कैसे निष्कर्ष निकाले इन्होंने। एक निष्कर्ष है इनका कि अयोध्या तो कोई मूवमेंट ही नहीं था, आंदोलन ही नहीं था। मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। इसमें इन्होंने कहा, though the report uses the verbiage movement frequently, हम बार बार हम इसमें आंदोलन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट कह रही है, the demand for a temple at Ayodhya never really became a public movement in the true sense of the word. While traditionally the word movement has been used to denote a collective desire of the public to secure a particular result, the Ayodhya campaign never achieved proportions more close to those levels. The use of the word movement, notwithstanding the Ayodhya episode, was never accompanied by a public movement. मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ जस्टिस लिब्रान को कि जन आंदोलन के दृश्य एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं देखे जा सकते। जन आंदोलन के दृश्य अगर देखने हैं तो तपती दोपहरियों और ठिठुरती रातों में धूल धक्कड़ भरी सड़कों पर खड़े होना पड़ता है, तब जन आंदोलन के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अध्यक्ष जी, मैं उस मूवमेंट की साक्षी रही। जब अडवाणी जी रथ यात्रा निकले थे तो हरियाणा के खंड में शांत रहिए। आप क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह शर्मा जी, आप बैठ जाइए। शर्म करो। क्या कह दिया मैंने जिसपे कह रहे शर्म करो? आप प्लीज बैठ जाइए। आप शांत रहिए। हाँ, आप शांत रहिए। अध्यक्ष जी, अडवाणी जी की उस राम रथ यात्रा में, उस राम रथ यात्रा के हरियाणा खंड में मैं उनके साथ थी। वो दृश्य आज तक मेरी आंखों में जस के तस जिंदा है। महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर आती थी, रथ के सामने खड़े होकर बोनेट पर स्वास्तिक बनाती थी। रथ की आरती उतारने के बाद उसके पहियों की धूल अपने माथे से लगाकर अपने आप को धन्य समझा करता। वो दृश्य देखे हैं मैंने, वो कहानियां। अध्यक्ष जी, मेरे कानों में गूंजती हैं। जब मुलायम सिंह जी ने
अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये ऐलान किया था कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस समय तमाम कार सेवक वाहन छोड़कर पगडंडियों के रास्ते गांवों से होते हुए अयोध्या जा रहे थे। जहां भी गांव में रात पड़ जाती थी, आकर के लोग आग्रह करते थे हमारे घर में रुको, हमारे घर में विश्राम करो। उस समय उन घरों की गृहिणियां गर्म पानी में नमक डालकर उन कार सेवकों के चरण धोती थी, सरसों का तेल लगाकर उनके पैर के तलवों की मालिश करती थी। अध्यक्षा जी और आंखों में आंसू भरकर उन कार सेवकों से अपनी भोजपुरी में कहती थी, भैया हम तो वहां ना जा सकत, पर तुम्हार चरण पखार के हम पुण्य कमा लें। ये कहती थी वो कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम्हारे चरण पखार के जितना थोड़ा पुण्य मिलता है वो हम ले सकते हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं घर से आलू पूरी बनाकर कार सेवकों के लिए भेजा करती थी। डरा है मुलायम सिंह यादव, अधिकारियों की पत्नी अपने बच्चों को लेकर सामने खड़ी हो गई थी कि पहले गोली हम पर चलाओ, बाद में कार सेवकों पर चलाना। वो कहते हैं ये आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन नहीं था। चंडीगढ़ में बैठ के आपने निष्कर्ष निकाल दिया कि वो जन आंदोलन नहीं था। आप लोग जा रहे बार बार क्यों खड़े हो रहे हैं? बैठ जाइए। इतना उत्तेजित नहीं होते हैं, इतना उत्तेजित नहीं होइए, इतना अब बैठ। हाँ, स्वतंत्र भारत का वो सबसे बड़ा जन आंदोलन था और उसी आंदोलन ने आडवाणी जी को जननायक बनाया। अध्यक्ष जी ऐसे विकृत निष्कर्ष ऐसे विकृत निष्कर्ष इस रिपोर्ट ने निकाले हैं, आप हैरान होंगी। एक जगह मैं पढ़कर आश्चर्यचकित रह गई। यहाँ कहा गया कि दीनदयाल उपाध्याय जी 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानने वाले थे और कोट किया है उन्हें, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। चैप्टर 8 में पेज 566 में पैरा 85.14 में दीनदयाल उपाध्याय had stated that on कोट है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, the problem of India is not intercaste, it is international. If peace is to reign here, the major communities must be given their own separate channels of land. It is nothing but mere dream to imagine that Hindus and Muslims can stay together in India as members of composite nationality. The Muslims are not a minority community, they are a nation. They must have their own independent land and their own state. ये दीनदयाल जी ने कहा। जब हमने ये पढ़ा तो हमको लगा कि ये तो मोहम्मद अली जिन्ना का बहुचर्चित कोट है, ये कहाँ से दीनदयाल जी के मुंह में डाल दिया। फिर हमने सोच देखा, फिर हमने कहा कि आया कहाँ से। अब देखिए अगर ये बोलने ही नहीं दे रहे, मैं क्या कह रही हूँ। अब आप शांति रहिए, शांत रहिए। आप क्यों बार हो जा रहे खड़े? मदन लाल शर्मा जी अब बैठिए और आप भी बैठिए और शांत रहिए। अध्यक्षा जी या तो मैं कोई ऐसी बात कह रही हूँ जिससे ये प्रवोक हूँ। आप बोलिए। मैं रिपोर्ट में दीनदयाल जी के नाम पर गढ़ा गया एक कोट पढ़कर सुना रही हूँ कि ये बात कहा कि दीनदयाल जी ने ऐसा कहा था, लेकिन चूंकि ये मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत पॉपुलर कोट है तो हमको लगा भाई ये आया कहाँ से। तो हमने इसी रिपोर्ट में सोर्स देखा, तो सोर्स है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडियोलॉजी एंड परसेप्शन पार्ट 5 कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र। तो हमने कहा भी ये कौन सी किताबें निकालो तो सही, हम लोगों ने कभी ये किताब देखी नहीं। तो दीनदयाल शोध संस्थान ने फोन किया कि ऐसी कोई किताब है, तो उन्होंने कहा किताब तो है। तो हमने कहा किताब है तो जरा भेजो हमारे पास। उन्होंने कहा क्यों चाहिए। हमने कहा कि ये कहा है जस्टिस लेब्रान ने कि दीनदयाल जी ने ये बात कही थी। तो वो किताब का ये कोट जो था पूरे के पूरे किताब का वो पन्ना फोटोकॉपी करके लेकर आए। अब ये किताब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडियोलॉजी एंड परसेप्शन। अगर किताब अगर चाहिए ना किताब तो जाकर के पढ़ लेना जिसमें से दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय
आइडियोलॉजी एंड परसेप्शन पार्ट 5, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द राष्ट्र, कॉन्सेप्ट ऑफ द हिंदू राष्ट्र। ये ट्रांसलेट की है यशवंत राव केलकर ने। अब मैं आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। अभी उनकी बारी, उनकी सुनिए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ तो नहीं बोले ना, आप बैठ जाइए। आप ये मैं बता रही हूँ अध्यक्ष। अब ये किताब है जिसको उन्होंने कोट किया है। उसमें वो ये कहते हैं, जिन्ना एडवोकेटेड द थियरी that the Hindu and Muslims are two separate nations with propagandist zeal. He said, Jinnah said, on quote, the same things. The problem of India is not interstate, it is international. If peace is to reign here, the major communities must be given their own separate chunks of land. It is nothing but a mere dream to imagine that the Hindus and the Muslims can stay together in India as members of a composite nationality. The Muslims are not a minority community, they are a nation. They must have their own independent land and their own state. जिन्ना का कोट इन्वर्टेड कॉमर्स में दीनदयाल जी के मुंह में डाल दिया। इतनी विकृतियां, हम लोग हैरान रह गए क्योंकि हम ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो हमको लगा ये दीनदयाल जी ने कब कहा, दीनदयाल जी की सोच ऐसी कब हो गई। तो पता चला कि जिन्ना का कोट दीनदयाल जी के नाम पर लिखा। कितनी विकृतियां बताओ। एक जगह कहते हैं राम को कहते हैं हिंदू गॉड, एक जगह कहते हैं वो अवतार जैसे थे, कंसीडर्ड एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। अब मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, कल जिस समय राजनाथ जी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने उन्हें इमाम हिंद कहा था, तो बाद में मैंने सलमान खुर्शीद साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हाँ उन्हें इमाम हिंद क्या, अगर उन्हें इमाम दुनिया भी कहा जाए तो मानेंगे क्योंकि उसमें हम निज़ाम मुस्तफ़ा देखते हैं। ये सोच सही है, यही सोच चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप उन्हें हिंदू गॉड करके संकीर्ण कर रहे हैं। अगर इस्लाम को मानने वाले अल्लामा इकबाल उन्हें इमाम हिंद कहते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में 2533 बार राम का नाम आता है। 2533 गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ, जिसको गुरु के लिए कहा गया कि गुरु मानियो ग्रंथ को ही गुरु मानो। और ये बात मैं अंदाजों और अटकलों के आधार पर नहीं कह रही हूँ। लक्ष्मण चेला राम जी ने एक शोध किया है कि गुरु ग्रंथ साहब में कितनी बार परमात्मा के नाम किस किस रूप में आए हैं। उसमें उन्होंने कहा है 2533 बार राम का नाम गुरु ग्रंथ साहब में आया। और अभी कोट कर रहे थे पिनाकी जी हरप्रीत सिंह ज्ञानी का नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मदद करी। ये रिपोर्ट लिखी है उन्होंने ज्ञानी जी ने। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ वो तो सिख धर्म को मानने वाले, वैसे भी जस्टिस लिबरान चंडीगढ़ में रहते हैं जो पंजाब और हरियाणा की साझी संस्कृति का केंद्र है। वो भूल गए गुरबाणी को। गुरु नानक देव ने दो ऐसे शब्द कहे हैं जो हर हिंदू और सिख वहां अपने अपने घरों में बोलता है। उन्होंने कहा है, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभियो साथ, कह नानक की विपत्ति में एक एक रघुनाथ। और उनका दूसरा शब्द है, राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय, जी सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारो। ये जस्टिस लिबरान को मालूम नहीं चंडीगढ़ में बैठे हुए, वो कहते वो हिंदू गॉड है। अध्यक्ष जी, वो हिंदू देव या देवता नहीं, राम भारत की आत्मा है। इसीलिए जन्म से लेकर मरण तक लोग राम का नाम जपते हैं। बच्चा पैदा होता है तो माँ अपनी उंगली से उसके जबान का नाम लिखती है और मरने के बाद एक मृत व्यक्ति की आरती राम नाम सत्य कहते हुए उठती है। मैं कहना चाहती हूँ कितनी भी समस्या बताऊं, कितनी भी कृपया बताऊं, मैं आपको कहना चाहती हूँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप क्यों खड़े हो गए? आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए। आप तो खड़े हो जा रही हैं। बैठिए, बैठ जाइए। अपनी कोशिश करके
अध्यक्ष जी, मैंने कहा था बोलने दीजिए आप। क्या लाल सिंह जी, आपको क्या हो गया? वो उधर से सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही। बैठ जाइए, बैठ जाइए, nothing will go on record। बैठ जाइए एकदम, बैठिए आप। देखिए, गृह मंत्री जी को उत्तर देना है अभी। अब बैठ। हाँ, बोल। अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि एक न्यायिक रिपोर्ट नहीं, विसंगतियों की भरमार है ये रिपोर्ट, विकृतियों का पुलिंदा है ये रिपोर्ट, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है ये रिपोर्ट और सांप्रदायिक दुर्भावना का दस्तावेज है ये रिपोर्ट। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुस्लिम संगठनों पर जो एक अध्याय लिखा है उसमें आप पढ़िए, एक एक शब्द में से सांप्रदायिकता की गंध आती है। या ओवैसी साहब खड़े हो रहे थे, मैं कहना चाहती हूँ, पढ़िए आपने ये रिपोर्ट। सारे हिंदू संगठनों को उन्मादी और तमाम मुस्लिम संस्थाओं को नाकारा बताते हुए एक दूसरे के सामने खड़े होने की बात की है। अध्यक्ष जी, पूरे मुस्लिम आवाम का आह्वान किया है उसने कि अपने मुस्लिम नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाओ। कल आप अपील कर रही थी जिस समय ये चर्चा प्रारंभ हो रही थी कि मैं कहना चाहती हूँ, धैर्य रखिए, संयम रखिए, किसी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द खराब मत होने दीजिए। मैं कहती हूँ अगर ये रिपोर्ट आप रख लेंगे लोगों को पढ़ने के लिए, ये तो दंगों का अंकुर है, दंगों का बीज बोने वाली है ये रिपोर्ट। जस्टिस लिबरान कहते हैं मेरे पास मुस्लिम कम्युनिटी आए नहीं। चुप रहिए, चुप रहिए। लिबरान ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो हिंदू संगठन खड़े थे, आरएसएस, बीजेपी, बीएसपी, बजरंग दल, और दूसरी तरफ मुस्लिम संस्थाएं सो रही थी, आप खड़े ही नहीं हुए। उन्होंने मुस्लिम आवाम को इनके प्रति भड़काया है। और वैसी साहब, आपके तो अब्बाजान पेश हुए थे लिबरान कमीशन में, इसलिए तमाम के तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ और गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, खुदा के वास्ते इस रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए इस रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट अगर रहेगी तो देश में दंगे भड़काने का काम करेगी। अगर आपको उत्तर चाहिए तो उत्तर हम दे रहे हैं, उत्तर हम आज भी दे सकते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कौन से सवालों के जवाब चाहिए आपको? 6 दिसंबर आपको जवाब चाहिए इसका कि 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराया। हाँ, मैं कहती हूँ आप जान रही है, दिस विल नॉट गो इन रिकॉर्ड। सेवकों ने गिराया, जी गिराया। षड्यंत्र के तहत गिराया? नहीं, षड्यंत्र के तहत नहीं गिराया। क्या गिराने की सजा भुगतने को तैयार हो? अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या गिराने की सजा भुगतने को तैयार हो, मैं सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ, तैयार है, बिल्कुल तैयार।